आदिल हसन जी, आप लोग भी चुनाव में जाएंगे कुछ सीटों पर। पश्चिम बंगाल में पिछली बार भी आप लोगों ने हाथ आजमाया था, लेकिन ममता बनर्जी के आगे आप लोगों की चल नहीं पाई थी। अब जबकि ईडी को लेकर वो निशाना साध रही हैं, तो फिर क्यों इतनी सिंपैथी जुड़ गई है ममता बनर्जी से? आदिल हसन जी, जांच करेगी ना केंद्रीय एजेंसी? क्या है, ईडी को बोलिए कि 90%। आज सुनिए मैम, ईडी जो है 90% उसका देखिए उसका कितना स्लो रहता है कन्विक्शन रेट। ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? 11 साल से ईडी क्या कर रही है? रॉबर्ट वाड्रा इशू में क्या कर रही है? खाली बुला के प्रताड़ित करना है। अगर ईडी में हिम्मत है, ईडी का डायरेक्टर को बार बार क्यों एक्सटेंशन दिया गया था? क्या देश में आईपीएस की कमी है? क्या देश में अच्छे ऑफिसर की कमी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी ईडी के डायरेक्टर के मुद्दे पर? और ईडी से पूछिए कि आरएसएस से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो 100 साल मनाने जा रहा है, जिसका ना एफसीआरए है, जिसका ना कोई लेखा जोखा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में करोड़ों अरबों की जमीन पर 150 करोड़ का आरएसएस ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। कहां से पैसा लाया आरएसएस को कौन चंदा देता है? विदेशी फंडिंग क्या है? ईडी के ऑफिसर से पूछिए, आरएसएस का भी जांच करे। कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाकर नहीं, आरएसएस क्या है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है? बताएगा कि आरएसएस को कहां से अरबों खरबों की जायदाद आरएसएस के पास आ गई? अदानी दिए, अंबानी दिए, खरबों की जायदाद कहां पर है आरएसएस की? खरबों की जायदाद आज खुलासा कीजिए आदिल हसन जी, खरबों की जायदाद कहां पर है? हाँ? कौन से एड्रेस पर है खरबों की जायदाद? बिल्डिंग बनाए हैं झंडे वालान में जो बनाए हैं वो क्या है? झंडे वालान में तो उनका पहले से दफ्तर था, खाली बिल्डिंग बड़ी खड़ी हो गई। पहले से अभी मैडम आप देखिए नया बिल्डिंग। हाँ गई थी मैं, नए बिल्डिंग में गई थी मैं। जिस तरीके से उन्होंने बनाया है गरीब की हाँ गई थी, तो कहां से पैसा आ गया? क्यों एक मदरसा में 10 रुपया आता है तो पूरा जांच होता है, आरएसएस का क्यों नहीं जांच होगा? कहां से अरबों खरबों की संपत्ति है? हर जगह इनके जो संघ प्रमुख को जेड प्लस सुरक्षा मिला हुआ है, किस आधार पे मिला है? क्या स्वतंत्रता सेनानी थे? देश की आजादी में उन्होंने काम किया है क्या? बतलाइए, देश जानना चाहता है आरएसएस। अरे आप लोग तुरंत देश की आजादी पर चले जाते हैं, फिर देश की आजादी में आपका क्या है? अब उस पर नहीं जाते ना, अभी ममता बनर्जी पर ही रहते हैं, देश की आजादी पर जाएंगे तो फिर बात अलग दिशा में चली जाएगी। क्या दिक्कत हो गई अगर ईडी जाकर वहां पर जांच कर रही है, तो फिर जांच में सहयोग की बजाय हम जाकर हंगामा शुरू कर दें? अरे सहयोग मैडम, किस टाइप का सहयोग मांगते हैं? डिक्टेटर है क्या ईडी का डायरेक्टर या ऑफिसर? कन्विक्शन रेट ईडी का 1% से भी कम है। आप सबको प्रताड़ित के लिए बीजेपी का स्लीपर सेल है ईडी का ऑफिसर। बीजेपी स्लीपर सेल चला रही है। अमित शाह को बोलिए चुनाव लड़ने जनता की अदालत में चुनाव लड़े। ईडी को, इनकम टैक्स को भेजकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हार रहे हैं तो बोलिए हार रहे हैं। अरे जब वो जनता की अदालत में जाकर चुनाव लड़कर जीतते हैं तो आप लोग वोट चोरी के आरोप लगा देते हैं। अब तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है ना आदिल हसन जी, कि वो जनता के बीच चुनाव लड़कर जीते, सरकार बनाए, फिर आप लोग कहते हैं वोट चोरी से बनी है भाई बीजेपी की सरकार। और फिर अगर वो अपने मुद्दे को उठाएं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, इनका तो गड़बड़ी है, आजादी के इतिहास में कोई इनका योगदान नहीं रहा है। आदिल हसन साहब, तो मैडम हाँ। मैडम कहां पर जीते हैं जरा बताइए ना। बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा, नायडू और नीतीश के चेहरे पर, चिराग पासवान, मांझी जी के चेहरे पर सरकार बनी है। अब की बार 400 पार। कहां है 400 पार? 240 में तो गुब्बारा फट गया। वो तो बसपा का सेटिंग था जो 16 सीट यूपी में बसपा के चलते बीजेपी जीती और जबरदस्ती कितना सीट पे जिताई। बोलिए बिहार में जीते क्या? हाँ, नीतीश कुमार की बैसाखी पे ना चुनाव जीते हैं? है हिम्मत तो माइनस नीतीश कुमार। अरे 2024 में भी आप भी डबल थे, आप भी तो 50% ही रह गए ना आदिल हसन जी। आप लोग भी डबल थे 2024 में, आप लोग भी सिंगल ही रह गए ना, एक डिजिट, 1 सिंगल। आदिल हसन साहब, अरे मैडम बीजेपी के 240 बड़े नजर आते हैं, ठीक है? सुन लीजिए, बोलिए 50% घाटा हुआ था 2024 में आपको। असदुद्दीन, अरे मेरे मैडम, असदुद्दीन ओवैसी एक एमपी 543 पे भारी है। यही असदुद्दीन ओवैसी साहब की खासियत है, याद रखिएगा। हम रोबोट के भरोसे नहीं जीतते हैं। रोबोट जो बोलता है हम उस पर नहीं जीतते, हम जनता के अदालत में जाते हैं और जनता में जो फिक्स रहता है उसी कौन सा रोबोट बोल रहा है आदिल हसन जी? कौन से रोबोट से इतनी ज्यादा बेचैनी हो गई है आपको? कौन सा रोबोट इतना बोलने लगा कि आदिल हसन बिल्कुल छटपटाहट में आ गए हैं? करा रही थी वो फिक्स नहीं हुआ, इसीलिए मुझे लग रहा था। हाँ, क्या फिर से बेचैन हो गई थी। रोबोट तो हिंदुस्तान की शान की बात कर रहा था, 7वां अजूबा की बात कर रहा था, ताजमहल बोल रहा था, आप बेचैन हो गई थी। आदिल हसन जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा सोशल मीडिया इतने गौर से देखते हैं आप लोग, इसीलिए मैं आप जैसे लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ ताकि आप लोगों की बेचैनी बढ़ती रहे।
टीवी पर आप लोग उतना नहीं बोल पाते जितना मेरे सोशल मीडिया पर जाकर बहुत अच्छे सर, आप ही जैसे लोगों के लिए मैंने लगाया था वो वीडियो, मैंने ही लगाया था वो वीडियो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतने गौर से देखा है मेरा वीडियो जाकर। लेकिन अभी मुद्दा पश्चिम बंगाल है, लौटकर उस पर आ जाते हैं। ठीक है, आपने सवाल पूछे हैं के शर्मा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, मैं मुद्दा नहीं हूं, पश्चिम बंगाल का चुनाव ज्यादा बड़ा मुद्दा है और ईडी की कार्रवाई पर बात। के शर्मा जी वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है जिन राज्यों में आप लोगों को लगता है कि बीजेपी कमजोर है, वहां पर आप लोग ईडी, सीबीआई इन जैसी जांच एजेंसियों का सहारा लेने लगते हैं। के शर्मा जी। चित्रा जी, ईडी और सीबीआई का छापा तो पूरे देश में पड़ता है, और जो चोरी करता है, जो हवाला से जुड़ा होता है, उन्हीं के ऊपर पड़ता है। इसमें क्या, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? तो इसलिए ये कहना, ये अपने मन को शांति देना है, क्योंकि ये दो सीट के पार्टी के लोग हैं, इनके पास क्या है कहने के लिए? तो ये तो ऐसे ही बतौलेबाजी की तरह चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी इनको सुन रहे थे आप, ये आजादी से लेके कहां तक चले गए। और मैं कांग्रेस के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि अच्छा हो कांग्रेस जो है पहले ये तय कर ले कि इनको दिल्ली में क्या करना है और कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में क्या करना है। इनकी दिल्ली की टीम तो यहाँ पर जो है समर्थन में है ममता बनर्जी के, और इनके बंगाल का यूनिट जो है विरोध में है। तो ये तय कर ले कि इनको जो है विरोध करना है या समर्थन करना है। ममता बनर्जी कांग्रेस को भाव नहीं देती है ना पश्चिम बंगाल में। हाँ, ये दोहरा चरित्र भी नहीं चलेगा। आपके लिए तो फायदेमंद ही है ना, दोनों एक हो जाएंगे तो आप ही के लिए मुश्किल पड़ेगी। के शर्मा जी, मुझे जवाब देने दीजिए। आ रही हूँ। ना, मैं ये नहीं, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस पार्टी के ही अंतर विरोध की बात कर रहा हूँ। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी का बयान कुछ और है, दूसरा बयान कुछ और है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ये घर में सेटल करके आए, इनको करना क्या है, ये अपनी दिशा तो तय कर लें। लेकिन मैं तीसरी बात कह रहा हूँ, मैं तीसरी बात इनको इतना बताना चाहता हूँ ममता बनर्जी को, कि आप हार की हताशा और निराशा में इतने भी बेसुध न हो जाएं कि देश के कानूनी संस्थानों की भी इज्जत करना छोड़ दें। आपने आज जिस ढंग से हाईकोर्ट के अंदर आपने वहां पर अपमान किया है, हाईकोर्ट का, देश के हाईकोर्ट का अपमान किया है, और जिस ढंग से डीजीपी को और वहां की पुलिस को आपने कठपुतली के रूप में बना के रख दिया है, ये देश जो है पश्चिम बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये दीपक का अंतिम समय होता है जब वो फपकता है। आज ममता बनर्जी की हालत वही हो गई है, अब वो दीपक बुझने वाला है उनका, इसलिए वो इस स्तर तक चली गई हैं कि वो देश के कोर्ट का भी अपमान कर रही है। देश का कोर्ट नहीं, वो भी अराजकता फैला रही है। पश्चिम बंगाल में वहां पर हाई कोर्ट में इस तरह का हंगामा उनकी ओर से जबरदस्त तरीके से काटा गया है। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया, लेकिन फिर वही घूम फिर कर ममता बनर्जी देश के ही संवैधानिक संस्था का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक संस्था का हिस्सा है हाईकोर्ट। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।